दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए एक नया सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें डीएलएड से तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जीएस सिलेबस में बहुत परिवर्तन है। क्लियर किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई है और इसी को ध्यान में रख करके पिछला वीडियो जो मैंने आपके बीच में जारी किया, जो साइंस का था, उसका जो क्वेश्चन मैंने तैयार किया वो क्लास 8 तक के क्वेश्चंस आपके बीच में रखा। उसके सिलेबस को ध्यान में रख करके वो सेट तैयार किया। उसी तरह से आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में ज्योग्राफी का सेट लेकर के उपस्थित हूँ और इसमें जो क्वेश्चन मैंने तैयार किया है वो क्लास 10th तक, जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 10th तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन होंगे और उसी को ध्यान में रख करके मैं ये जो आज का भी जो सेट तैयार किया हूँ वो 10th स्टैंडर्ड तक के प्रश्नों को रखा हूँ, जिसमें मैं ध्यान रखा हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करूँ और उसी के आधार पर ये जो सेट है मैंने तैयार किया है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही एसेंशियल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये मुझे नहीं मालूम तो उसे आप नोट कर लें और साथ ही कॉपी और पेन ले करके बैठें और ये भी देख लें कि आपका जो ये मैं आज सेट आपके बीच में रख रहा हूँ उसमें कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, किस सेक्टर में आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेड टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंतर्गत जीएस सिलेबस में ज्योग्राफी क्लास जो न्यू सिलेबस पर आधारित है उसका क्लास 1 मैं आज आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहा जाता है? हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक या बिंद? देखिए, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाद्री। यानी कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो चारों तरफ से किस नदी से घिरा हुआ है? क्वेश्चन यही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या कावेरी? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। यानी माजुली जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, चारों तरफ से महानदी ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, ऊटी या महेंद्रगिरी? अब देखिए, एक एक क्वेश्चन मैं जो आपके बीच में रख रहा हूँ बहुत ही एसेंशियल है। क्लास 10th तक का सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, महेंद्रगिरी। यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, ध्यान दीजिए, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट, कन्नड़ मैदान, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? देखिए, महाराष्ट्र गोवा से रिलेटेड ये जो एरिया है और इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोंकण तट। यानी पश्चिमी तट के उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ या उत्तरी सरकार? इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कन्नड़। यानी गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को कन्नड़ के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं। देखिए, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यानी जो पश्चिम तट है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट का जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार, दोस्तों, मालाबार तट कहा जाता है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी 2 पहाड़ियाँ स्थित है? बहुत ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन जो है बहुत ही एसेंशियल है।
पूर्वी घाट के, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी दो पहाड़ियाँ स्थित है? मिजो हिल्स और नागा हिल्स, जावड़ी हिल्स और सेवराय हिल्स, पटकाई हिल्स और मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स और पटकाई हिल्स। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, जावड़ी हिल्स और सेवराय हिल्स। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी न छोड़ें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। इससे क्या होता है कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लाता हूँ और लाइक की संख्या अधिक होती है तो थोड़ा आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाने में थोड़ा अंदर से एक उत्साह आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा छठा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। 7 है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटियों को क्या कहा जाता है? कांगड़ा घाटी, पटकाई बम पास या दून? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दून घाटी। यानी दून घाटियों, अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दून से पुकारा जाता है। इसी में एक देहरादून जो है जिसका नाम आपने सुना होगा, ये भी इसी तरह की एक अनुदैर्घ्य घाटी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 है कि कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हिमालय के किस भाग में स्थित है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या दून्स? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल। यानी कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? तो हिमाचल में स्थित है। ध्यान दीजिए, जगह को देख लीजिए और ये जो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं ये हिमालय के हिमाचल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लघु हिमालय किसे कहते हैं? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या पूर्वांचल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 10 जो है कि हिमालय अपनी अनुदैर्घ्य सीमा में 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर के बनता है। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी श्रेणी का नाम कौन सा है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या पूर्वांचल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। यानी कि सबसे उत्तरी श्रेणी का नाम क्या है? हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूगर्भीय रूप से भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है? हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश या महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड के प्राचीन भूभाग का हिस्सा नहीं था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? देखिए क्या है क्वेश्चन कि कौन सा देश या महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड के प्राचीन भूभाग का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के विभिन्न भागों में मिट्टी के रंग में भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? रॉक संरचनाओं में अंतर, अपक्षय, क्षरण और निक्षेपण, भूमि उपयोग? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉक संरचनाओं में अंतर। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये देखते हैं। देखिए 14 है कि सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर स्थित शहर है। ध्यान दीजिए, सिंधु नदी और गंगा नदी प्रणाली के बीच में जो जल विभाजन होता है दोनों का, उस पर स्थित एक शहर है और उसका क्या नाम है? जबलपुर, अंबाला, मेरठ या चंडीगढ़? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंबाला। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने पर कौन सी नदी दिहांग कहलाती है? तो इसका सही जवाब जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कावेरी। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16 विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन है? अमेजन नदी, नील नदी की कि गंगा नदी की कि होंगहो नदी की? तो इसका सही जवाब दोस्तों अमेजन नदी का। यानी विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन
अमेजन नदी का है। किसका है? अमेजन नदी का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम में बहती है और मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या ताप्ती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेम्बनाड झील स्थित है केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? दोस्तों, वेम्बनाड झील की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यानी वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है? सांभर, चिल्का, पुलिकट या राणा प्रताप सागर? तो इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, राणा प्रताप सागर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ की शाखाओं के समान जल निकासी पैटर्न का वर्णन करता है? पेड़ की शाखाएं आप देखे हैं, मान लीजिए एक पेड़ है तो ये इसकी शाखाएं इस तरह से हैं, तो इस तरह से पेड़ की शाखाओं के समान जल निकासी पैटर्न का वर्णन करता है। रेडियल, डेंड्राइट, केंद्र अपसारक या सलाखे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, डेंड्राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा, चिनसागर, अमरकंटक, गोविंद सागर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा या ताप्ती? अब क्वेश्चन क्या है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बैनगंगा और पेनगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? तो बैनगंगा और पेनगंगा जो सहायक नदियां हैं, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी। यानी बैनगंगा और पेनगंगा जो महाराष्ट्र के इलाके में बहता है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है गोदावरी की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, 24 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? पूर्णा, घाट प्रवाह, अर्ध या प्राणहिता? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, घाट प्रवाह जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं पूर्णा, अर्ध, प्राणहिता, ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। सिर्फ कौन नहीं है इसमें? घाट प्रवाह। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या है? 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है? ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कोयना? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या म्यूसिक? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। यानी क्वेश्चन जो देखे एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से को कवर करता है? तो इसका सही जवाब कावेरी हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार की झीलों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है? ऑक्सबो झीलें, लैगून, अंतर्देशीय जल निकासी के घाटियों के में झीलें या हिमनद झीलें? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्देशीय जल निकासी के घाटियों में जो झीलें हैं, ये झीलें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनती है? बुलर झील, कोलेरू झील, लोकटक झील या डल झील? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस दबाव पेटी से उत्तर पूर्वी, अगर इस तरह से देखा जाए तो ये उत्तर पूर्वी भाग है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें निकलती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें निकलती हैं। ऑप्शन देख लीजिए, भूमध्य रेखीय कम दबाव बेल्ट,
उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट, दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट, उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण निम्न दबाव बेल्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट, इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? चक्रवाती अवसाद, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 31, काल वैसाखी का संबंध किससे है? पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। थोड़ा काल वैसाखी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, काल वैसाखी से तात्पर्य तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से है। इस प्रकार का तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण मूसलाधार बारिश होती है। यही है काल वैसाखी, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? टुंड्रा, ज्वारीय, हिमालयी या उष्णकटिबंधीय सदाबहार? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो रबर है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति से संबंधित है। अब है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत उसके क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत है? बिहार, पंजाब, मद्रास या सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही साधारण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बी, पंजाब। यानी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत उसके क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ, पंजाब। देखिए, पंजाब के में वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनावरण 21.05% है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो बहुत ही ध्यान से इसे आप याद रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में जो वनावरण है वो कितना प्रतिशत है? तो 21.05% है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में मदद नहीं करती? कंटूर जुताई, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट बनाना, ढलान ऊपर और नीचे जुताई। तो देखिए, क्या है क्वेश्चन कि कौन सी विधि मृदा संरक्षण में मदद नहीं करती? तो कंटूर जुताई भी मदद करती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी मदद करती है, शेल्टर बेल्ट बनाना भी मदद करती है। अब जो सही जवाब हुआ यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी हुआ, ढलान ऊपर और नीचे जुताई जो है ये मृदा संरक्षण में मदद नहीं करती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि लैटेराइट मिट्टी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। क्या? कौन से फसल उगाने के लिए? चावल, गेहूं और सरसों, चाय, कॉफ़ी और काजू, दालें, गन्ना और राल, चावल, गन्ना और सरसों। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, चाय, कॉफ़ी और काजू जो है वो लैटेराइट मिट्टी में उगाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसकी फसल अच्छी होती है लैटेराइट मिट्टी में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 है दोस्तों कि काली मिट्टी में कमी होती है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास या फॉस्फोरिक तत्व? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरिक तत्व, यानी डी इसका सही जवाब है। काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? फॉस्फोरिक तत्व की कमी होती है। अब आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 क्या है? 37 है कि तीव्र निच्छालन द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है कि रेगिस्तानी मिट्टी है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मिट्टी, जो तीव्र निच्छालन द्वारा निर्मित मिट्टी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्या है? तो 38 है कि ढलानों के नीचे
पानी के प्रवाह को कम करने के लिए समुच्च रेखा के साथ जुताई को क्या कहा जाता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीट क्षरण, कंटूर जुताई या छत की खेती? दोस्तों बहुत ही सिंपल जवाब है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंटूर जुताई। ऐसा भी दिया जा सकता है समुच्च जुताई, समुच्च रेखीय जुताई, ये भी आ सकता है। यहाँ पर कंटूर जुताई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कुल भूमि क्षेत्रों में मैदानों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 43%, 23%, 33% या 27%? यानी अगर कुल भूमि जो है दोस्तों उसमें जो मैदानी भाग है वो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 43%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 क्या है? 40 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लैटेराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मेघालय? तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। बहुत वर्षा होती है और मिट्टी क्षालित होती रहती है और इस कारण इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि निम्नीकरण के लिए अत्यधिक चराई जिम्मेदार है? झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्या है कि संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, व्यक्तिगत और समुदाय, संभावित और रिजर्व। अब देखिए संसाधन के बारे में है कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैविक और अजैविक। यानी संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बक्सर टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से खतरा है किससे? लौह अयस्क खनन से, तेल अन्वेषण, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन या उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार से जुड़ा भी हुआ भी है। तो इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन से बक्सर टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से खतरा है। अब है क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है? तो 44 है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972, 1971, 2010 या 1982? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 1972 में ये अधिनियम लागू किया गया था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल, लुनार, कैस्पियन या मृत सागर? अधिकतर लोग आप में से इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। 46 है दोस्तों कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? मृत सागर, बैकाल, चिल्का या ह्यूरन? सबसे बड़ी अभी देख लिए थे, अब सबसे गहरी खारे जल वाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर सबसे गहरी खारे जल की झील है। तो सबसे बड़ी और सबसे गहरी में फ़र्क है और दोनों का आंसर भी अलग अलग है। अब है क्वेश्चन नंबर 47। 47 है कि इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या गांधी जी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 है कि विश्व में जल के कुल आयतन, ध्यान दीजिए, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? अलवणीय जल 2.5, 3.5, 4.5 या 6.5%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2.5% सही जवाब इसका हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब है 49 कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता
की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 182वां, 157वां, 101वां या 133वां? तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में ऑप्शन नंबर डी यानी 133वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? ध्यान दीजिए, कानूनन अनिवार्य है। बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आप नया घर बनाते हैं तो आपको एक वर्षा जल संग्रहण ढांचा तैयार करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सी 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? गोविंद सागर झील, हौस खास, भोपाल झील या डल झील? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, भोपाल झील। तो दोस्तों यह था 51 क्वेश्चंस का MCQ ज्योग्राफी का। इसे मैंने तैयार किया है क्लास 10th तक के सिलेबस को ध्यान में रख करके। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने देखा पूरा अगर वीडियो तो ज़रूर आपको ये समझ में आया होगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये 51 क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये पहला क्लास था। आगे भी मैं आपके लिए ज्योग्राफी का और जो शेष क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैं अगली क्लास में आपके बीच में रखूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।